स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome to Study IQ IAS. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy optional at Study IQ for IAS exam. आज की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कि why philosophy as an optional. फिलॉसफी एक पॉपुलर सब्जेक्ट क्यों है? अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें फिलॉसफी को ही जो एस्पिरेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, काफ़ी सारे टॉपर्स का ये सब्जेक्ट रहा है। तो इसलिए कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में रहते हैं जब भी आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करने का अपना मन बनाते हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपके माइंड में रहता है कि कौन सा ऑप्शनल चूज़ करें। तो ये एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब भी आप सिविल सेवा की परीक्षा कर रहे हैं तो आपको कई सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहला यही है कि उसका जो सक्सेस रेट है वो क्या होगा, उसका स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, स्टैटिक सब्जेक्ट है या नहीं है, बैकग्राउंड तो हमारा है नहीं तो हम कैसे तैयारी करेंगे। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ़िलॉसफी है क्या। फ़िलॉसफी में हम समझते हैं जो लाइफ के फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं उनको, जैसे कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ सोल, व्हाट इज़ वर्ल्ड, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम स्टडी करते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि वाई फिलॉसफी। अब फिलॉसफी को अगर डिटेल में आपको समझना है कि व्हाट इज़ फिलॉसफी, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा जहाँ पे आप फिलॉसफी को समझ सकते हैं। और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे, प्राइमरी हमारा जो फोकस रहेगा वो इस बात पे रहेगा कि वाई फिलॉसफी ऑप्शनल, फिलॉसफी को ही हम चूज़ क्यों करें, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला जो बेनिफिट है फिलॉसफी को चूज़ करने का, कि हमारी जितनी भी लिस्ट है, एक लंबी सी लिस्ट होती है हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, जिनमें जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी का जो सिलेबस है वो काफ़ी शॉर्ट है। इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी शॉर्ट सिलेबस रहता है, बल्कि ये शॉर्टेस्ट सिलेबस है। ये जो सिलेबस है सबसे शॉर्ट है, और इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि क्योंकि ये छोटा सिलेबस है तो आपको रिवीजन करने का टाइम काफ़ी मिल जाता है। आप आराम से अपना रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन के बाद में आप जो है अपना जो टाइम बचा हुआ है उसको आप अपना लगा सकते हैं जो आपके जीएस के पेपर्स हैं उनमें। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करता हूं तो अगर फिलॉसफी ऑप्शनल को अगर आप स्टडी आईक्यू में पढ़ते हैं, मैं ही आपको स्टडी आईक्यू पे जो आपका सब्जेक्ट है फिलॉसफी उसको मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं इसको कवर कर देता हूं 4 मंथ्स में, जो कि एक अच्छा टाइम होता है। काफ़ी छोटा सा ड्यूरेशन है। इसको हम 4 मंथ्स के ड्यूरेशन में हमारा जो फिलॉसफी का जो सिलेबस है इसको हम कवर कर लेते हैं। तो 4 मंथ्स में सिलेबस को कवर करने का फ़ायदा ये रहता है कि इसमें हमारे पास काफ़ी टाइम मिल जाता है कि हम आराम से अपना जो सिलेबस है इसको हम दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं, और रिवाइज करने के साथ साथ में हमारे जो दूसरे जीएस के पेपर्स हैं उन पर भी हम आराम से अपना फोकस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है, एक बहुत अच्छा बेनिफिट है फिलॉसफी ऑप्शनल को चूज़ करने का। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इसका एवरेज सक्सेस रेट है, अगर हम इसके एवरेज सक्सेस रेट की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि जब भी हम कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो हम उसका ये भी देखते हैं कि उसका सक्सेस रेट क्या है। सक्सेस रेट क्या है, उस कितना बच्चे जो है वो उसमें सक्सेस रहते हैं। अगर हम फिलॉसफी को चूज़ करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमने ले तो लिया फिलॉसफी ऑप्शनल लेकिन उसमें जो है हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है, हमारी जो हेल्प जीएस के पेपर्स में हेल्प नहीं हो पा रही है, मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो एवरेज सक्सेस रेट है वो है 7.9, जो कि अपने आप में एक अच्छा एवरेज सक्सेस रेट होता है। 7.9 एक अच्छा एवरेज सक्सेस रेट है। दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो एक अच्छा एवरेज जो है सक्सेस रेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम गेन मार्क्स। अब क्वेश्चंस ये भी अराइज होता है एस्पिरेंट्स के माइंड में कि इसका जो मार्क्स हैं वो कितने आ सकते हैं, कि भाई कितने मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। तो एक चीज़ रहती है कि हम सभी लोगों को पता है कि 2 ही ऐसे पेपर होते हैं जिनमें हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा चाहे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। पहला रहता है आपका ऐसे राइटिंग का, और दूसरा रहता है
ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपका ऑप्शनल है, चाहे वो फिलॉसफी हो या फिर कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो मार्क्स हैं वो कितने ज़्यादा हम जो है वो मैक्सिमम कितने ज़्यादा हम उसमें गेन कर सकते हैं, हमारा ये कोशिश रहती है। तो आपका ऐसे पेपर राइटिंग में आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। दूसरा आपका ऑप्शनल, लेकिन ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें थकेंगे नहीं, ठीक है। उसमें आपको थकान नहीं होगी, उसमें आपको डिसइंटरेस्ट नहीं आएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम फिलॉसफी की बात करते हैं, अगर फिलॉसफी में अगर हम एवरेज मार्क्स की बात करते हैं, अगर हाईएस्ट मार्क्स की अगर अभी तक बात करते हैं, तो 500 में से 327 मार्क्स आए हैं मिहिर पटेल के 2014 में, जिनकी रैंक थी 27, ठीक है। तो 300 से ऊपर नंबर लाना अपने आप में एक काफ़ी बड़ी बात होती है फिलॉसफी किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में। और फिलॉसफी में अगर 327 नंबर आए, यानी कि 27 नंबर ज़्यादा हैं, आप ये समझिए, तो एक अच्छा स्कोर जो है वो आप गेन कर सकते हैं फिलॉसफी में, ऐसा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो फिलॉसफी है उसमें आप अच्छा स्कोर जो है वो गेन कर सकते हैं। और जो आपका ऐसे पेपर है, आगे हम इसको भी टॉपिक को कवर करेंगे कि ऐसे में भी आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है टॉपर्स चॉइस। कई सारे टॉपर्स ने फिलॉसफी को चूज किया था और वो टॉपर्स बने। आप लोगों के सामने उनके नाम हैं, एक लिस्ट है काफ़ी लंबी सी, इस पीपीटी में आ नहीं पाती, इसलिए मैंने कुछ नीचे की जो रैंक्स हैं इनके ये लिख दिए, इनको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैंक 2 की। रैंक 2 फिलॉसफी ऑप्शनल से रह चुके हैं, जो कि हैं अतर आबिद रहमान, और ये 2015 में इनकी सेकेंड रैंक आई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंकिता जैन, ये रैंक 3 2020 का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें रैंक 3 लेके आई है। अमृतेश औरंगाबादकर रैंक 10 लेके आए हैं 2011 में। नेक्स्ट है संस्कृति जैन, रैंक 11 लेके आई है 2014 में। नेक्स्ट है मिहिर पटेल, रैंक 2014 रैंक 27, इन्हीं के आए थे 327 आउट ऑफ 500, है ना। तो अभी हमने यही देखा था। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं जतिन लाल, इनकी रैंक थी 42 2015 में। नेक्स्ट कुमार हर्ष 43 2015 में। नेक्स्ट है वीर प्रताप सिंह, रैंक 92 2018 में। आगे हम बात करते हैं और भी बहुत सारी रैंक्स है, 115, 122, 127, 135, 150, 152, 163, 202, 241, 288, 359, 410, इसके अलावा 500 के अंदर काफ़ी सारी रैंक आपको मिल जाती हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी रैंक होती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत बड़े जो टॉपर्स रहे हैं, काफ़ी हमारे जो टॉपर्स रहे हैं यूपीएससी के, उनका ऑप्शनल फिलॉसफी रहा है। तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हाँ भाई मैं फिलॉसफी ले सकता हूँ, आप अपना मन जो है वो बना सकते हैं। आगे बात करते हैं, एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है इस सब्जेक्ट का कि ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा है, ये स्टैटिक सब्जेक्ट है। ये स्टैटिक सब्जेक्ट है, मतलब इसमें कोई भी करंट का पोर्शन जो है वो नहीं होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं फिलॉसफी की, दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, तो दर्शन शास्त्र 100 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। सांख्य दर्शन में हम 100 साल पहले जो पढ़ते थे आज भी हम वही पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लेटो के आइडियलिज्म की, तो 100 साल पहले हम जो पढ़ते थे आज भी हम वही पढ़ते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि करंट का कोई भी पोर्शन इसमें नहीं होता है। तो इसलिए हमारा ये जो सब्जेक्ट है फिलॉसफी, ये हमारे लिए पढ़ना काफ़ी आसान रहता है, क्योंकि इसमें फिर सर्टेनिटी आ जाती है। हमारा जो सिलेबस है ना उतना ही हमें पढ़ना है, और उस सिलेबस में से ही हमारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। और ये नहीं है कि भाई क्योंकि अब जो भी जितने भी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें करंट का पोर्शन होता है, तो उसमें यह है कि भाई करंट की चीज़ों से भी आपको जो है कनेक्ट रहना है। उसके लिए आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स अपने ऑप्शनल के लिए अलग से पढ़ने, करंट अफेयर्स तो आपको जीएस के लिए पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन फिर आपको ऑप्शनल के लिए भी करंट अफेयर्स अलग से पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्ट इसीलिए काफ़ी सुंदर, काफ़ी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है कि इसमें आपको करंट अफेयर्स का कोई भी पोर्शन नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से रिलेट नहीं करता। ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। नेक्स्ट
कुछ लोगों को ये लगता है कि जो फिलॉसफी है वो जो है एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, जैसे होते हैं मैथमेटिक्स हो गया, लॉजिक हो गया। अगर मैं आपको बताऊं तो फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज एंड फादर ऑफ ऑल आर्ट्स। जितनी भी साइंसेज हैं, जितनी भी कलाएं हैं, जितने भी विज्ञान हैं, सभी फिलॉसफी से ही निकले हैं। सभी की ये माता भी है और सभी का ये पिता भी है। ठीक है, तो जितने भी साइंसेज हैं, जितने भी लॉजिक्स हैं, जितनी भी कलाएं हैं, वो सभी के सभी फिलॉसफी से आई हैं। तो फिलॉसफी अपने आप में भी एक क्या है, ये एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप गए और कुछ चीजें आपको मेमोराइज करनी है, आपको याद करनी है, नहीं। आपको क्या करना है, आपको इसमें कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने हैं, आपको इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं। आपको इसमें सिद्धांतों को नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक्स पढ़ते हैं, तो इसमें जो फिलॉसफी है उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, ना कि याद करने हैं। और एक बार में अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, फिर आपसे यूपीएससी जैसे चाहे क्वेश्चन पूछे, आप आराम से उसका आंसर जो है वो दे पाते हैं। ये भी एक विशेषता है इस सब्जेक्ट की कि एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 7th पॉइंट, हेल्प्स इन जीएस पेपर्स। ये आपके जीएस के पेपर्स में काफी हेल्प करता है। अब जीएस के कौन कौन से पेपर्स हैं, अगर हम बात करते हैं आपका ऐसे वाला पेपर, तो ऐसे वाले पेपर में भी काफी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा कि कैसे हेल्प करता है। इसके अलावा आपके जो दूसरे पेपर्स हैं, जैसे कि आपका जो 4th पेपर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो कि आपका मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसमें आपकी काफी हेल्प होती है। 4th पेपर में आपकी काफी हेल्प होती है, क्योंकि जो एथिक्स है, एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी ओनली। जो एथिक्स है, दैट इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी ओनली विच इज कॉल्ड एक्सियोलॉजी, जिसको हम एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा कहते हैं, जो कि फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का ही एक ब्रांच है, उसकी एक शाखा है। ठीक है, तो उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी आपके एथिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस फिलोसॉफिकल होते हैं। और जो फिलोसोफर्स हैं, प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, महात्मा गांधी हो गए, अंबेडकर हो गए, तो ऑरबिंदो हो गए, इन सारे फिलोसोफर्स के जो थॉट्स हैं वो पूछे जाते हैं कि भाई अगर इक्वलिटी है, अगर लिबर्टी है, अगर जस्टिस है, तो इनको हम किस तरीके से समझते हैं, और इस पर्टिकुलर फिलोसोफर का इस टॉपिक से क्या लेना देना है, क्या मतलब है, वो क्या कहता है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो फिलॉसफी है वो आपकी जीएस के पेपर्स में भी काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट, नो फिलॉसफी बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड। ये एक काफी बड़ी बात है कि आपको फिलॉसफी अगर आप चूज करते हैं, अगर आपने मन बनाया है फिलॉसफी को लेने का, दर्शन शास्त्र को अगर आपने चुना है, तो आपको किसी भी प्रकार के फिलॉसफी के बैकग्राउंड में ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स होना कोई ज़रूरी नहीं है। स्कूल में आप तो पढ़ाई ही नहीं जाती खैर फिलॉसफी, तो वो तो क्वेश्चन ही अलग है। ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में फिलॉसफी होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मतलब आपका फिलॉसफी का बैकग्राउंड हो ऐसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप फिलॉसफी स्टार्टिंग से शुरू करते हैं यूपीएससी के सिलेबस में, तो आराम से जो है आप जो है फिलॉसफी को पढ़ सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं, और जो है अपना सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर सकते हैं। और अगर आप स्टडी आईक्यू को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे मैं कैसे कवर करता हूँ, जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको पढ़ाने से पहले मैं एक थॉरो आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि फिलॉसफी क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है, उसकी क्या शाखाएं हैं, किन फंडामेंटल क्वेश्चंस को हम पूछते हैं, किन फंडामेंटल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं फिलॉसफी की जिनको हम समझते हैं। तो इस तरह से जो है हम फिलॉसफी को पढ़ते हैं, तो कोई भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है फिलॉसफी के, जिसके लिए आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए हो, कोई आपने पर्टिकुलर कोर्स किया हो, फिलॉसफी आपने पहले पढ़ी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से जो है फिलॉसफी को चूज कर सकते हैं और एज एन ऑप्शनल इसको अपने सब्जेक्ट में शामिल कर सकते हैं, अपने सिलेबस में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हेल्प्स इन पेपर 1 एसे राइटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इसमें हम देखते हैं ये जो पेपर की जो मैंने कटिंग दी है आपको, ये सिविल सर्विसेज के मेंस के एग्जाम 21 के एग्जाम की है। और अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें 2 सेक्शन होते हैं आपका, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो अगर हम 2021 के सेक्शन ए की बात करते हैं, 21 के
सेक्शन ए की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। इन चारों क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये 4 के चारों क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे हैं, वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं जो पहला वाला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। ठीक है, आत्मसंधान की जो प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से वह स्रोतों को सौंप दी गई है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का मतलब क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन आप कहाँ समझते हैं, जब आप पढ़ते हैं दर्शन शास्त्र, यानी कि फिलॉसफी को अब जब आप पढ़ते हैं तब आप समझते हैं सेल्फ रियलाइजेशन की बात कौन करता है। अगर हम बात करते हैं वेदांत की, वेदांत दर्शन में हम सेल्फ रियलाइजेशन को समझते हैं कि सेल्फ क्या है, व्हाट इज सेल्फ, हमारी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ठीक है, हम अपने आप को कैसे समझ सकते हैं। आपने एक बहुत ही फेमस डायलॉग सुना होगा वेदांत का, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं। दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैंने अपने आप को रियलाइज किया है कि मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, औरबिंदो की फिलॉसफी की अगर हम बात करते हैं तो औरबिंदो भी यही कहते हैं ब्रह्मास्मि, यानी कि वो भी ब्रह्म को एक सब्सटेंस मानते हैं, एक फंडामेंटल रियलिटी मानते हैं, एक अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन को अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको फिलॉसफी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है, जिसमें आप सेल्फ रियलाइजेशन करके सेल्फ को डिस्कवर करते हैं कि मैं कौन हूं, क्या हूं, हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। ठीक है, बाहर स्रोतों को सौंप दी गई है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसके लिए हमें फिलॉसफी की नॉलेज होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो बेस है वो कैसा है, फिलॉसफिकल है, इसका नेचर जो है वो फिलॉसफिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, आपके प्रति मेरी प्रक्रिया मेरा संस्कार है। ठीक है, योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी, है ना। यानी कि आपकी जो सोच है, आपकी मेरे बारे में जो धारणा है वो आपकी सोच दर्शाती है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो कैसे हैं, फिलोसॉफिकल हैं, वो लॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, ये आपकी सोच है, और मैं क्या हूँ, ये तो मैं जो हूँ वो तो मैं हूँ ही हूँ। ठीक है, आपकी मेरे बारे में क्या सोच है वो आपको दर्शाती है, और आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। इसको हम कैसे आंसर देंगे, इसके लिए हमें कुछ फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए क्या है कि अगर मैं इसका रेफरेंस देता हूं कि फिलोसफी में ये हमें कहाँ मिलेगा, तो एक बार इसको हम समझते हैं। आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, विच मीन्स व्हाट आई एम, आई हैव टू डिस्कवर माई सेल्फ। ठीक है, और मैं आपके लिए क्या हूं, आपकी सोच दर्शाती है, तो आपकी सोच क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक प्रॉब्लम है कि मैं कौन हूं और आप मुझे क्या समझते हो। ठीक है, हु आई एम, ठीक है, मैं कौन हूं और आप मेरे बारे में मुझे क्या समझते हो। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर जो है ये फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं लाइफ के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, जिनके आंसर देता है फिलॉसफी। तो अगर हम फिलॉसफी को पढ़ते हैं, दर्शन को पढ़ते हैं, तो दर्शन इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर देता है जिनको हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी कैसा है, फिलॉसफिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श यूटोपिया है, जबकि भौतिकता माया है। यहां पे अगर हम देखते हैं इच्छा रहित होने का दर्शन, यहां पे जो शब्द है दर्शन, दर्शन का मतलब क्या है, फिलॉसफी। ठीक है, आपको पता ही होगा फिलॉसफी को हिंदी में क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, और दर्शन का मतलब क्या है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी कि जिसके द्वारा देखा जाए वो दर्शन है। तो इच्छा रहित होने का दर्शन यानी कि फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन, यानी कि हमारी किसी भी चीज की इच्छा ही नहीं है, तो वो क्या है, वो यूटोपियन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूटोपियन फिलॉसफी को पढ़ना पड़ेगा, यूटोपियन दर्शन को पढ़ना पड़ेगा कि यूटोपिया का जो दर्शन है वो क्या है। ठीक है, इसके बाद में दर्शन काल्पनिक आदर्श यूटोपिया है, जबकि भौतिकता माया है। भौतिकता जो है वो माया है। भौतिकता का मतलब क्या है, व्हाट इज द एम्पिरिकल वर्ल्ड अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास जो भी फिजिकल वर्ल्ड है वो क्या है, वो भौतिकता है। और ऐसा कौन कहता है, अगर अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको शंकराचार्य का, तो शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ठीक है, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत जो है वो मिथ्या है, यानी कि वो माया है।
ठीक है, यानी कि जगत क्या है, भौतिक है, वो एक माया है। तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं वेदांत में, ठीक है, ये कहाँ पढ़ते हैं, that we study in the Vedanta philosophy of Shankaracharya. Okay, the process of self realization we study in the Vedanta philosophy, as well as the concepts of maya, that is called illusion, that we also study in the Vedanta philosophy only. So this is how we can see this question is also has the nature of philosophical nature है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है सत ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत है। यहाँ पे सत का मतलब क्या है, यहाँ पे सत का मतलब है यहाँ पे रियल, एंड यथार्थ का मतलब है रेशनल, यहाँ पे एंड द रेशनल इज रियल, जो रेशनल है वही रियल है। अब यहाँ पे सत क्या है, यथार्थ क्या है, इन शब्दों को हमें समझने के लिए फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये फिलॉसफिकल टर्म्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जो रियल है वो रेशनल है, जो रेशनल है वो रियल है। यहाँ पे जो फिलॉसफी काम करती है वो है, यहाँ पे एक वर्ड है रेशनल, विच मीन्स दिस बिलोंग्स टू द रेशनलिज्म स्कूल। यानी कि अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी को पढ़ते हैं तो वेस्टर्न फिलोसफी में एक थॉट है रैशनलिज्म। तो रैशनलिज्म को हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, उसमें है लॉक, बर्कले और ह्यूम, सॉरी उसमें डेकार्ट, स्पिनोजा और लेबनिज। लॉक, बर्कले, ह्यूम को हम पढ़ते हैं। रैशनलिज्म जो है वो है बुद्धिवाद, बुद्धिवाद, यानी कि बुद्धिवाद की हम बात करते हैं जिसमें हम डेकार्ट, स्पिनोजा और लिबनिज को पढ़ते हैं। तो रैशनलिज्म का मतलब होता है जो बात करते हैं बुद्धि की, ठीक है, यानी कि जो सत्य है वही यथार्थ है, यानी कि जो सत्य यानी कि जो एग्जिस्ट करता है उसको हम बुद्धि से समझ सकते हैं, ऐसा ये कहते हैं। और इसको हम पढ़ते हैं कहाँ, रैशनलिज्म में। और रैशनलिज्म एक क्या है, एक इंडियन एक वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी है। तो अगर हम फिलोसफी को समझेंगे, अगर हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट को समझेंगे, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये भी कैसा है, नेचर में फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा था 2021 का। अब हम देखते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर। 2022 का क्वेश्चन पेपर जो है ये है सेक्शन बी, और जो सेक्शन बी है इसको भी एक बार हम देख लेते हैं कि इसके जो क्वेश्चन है ये भी फिलोसॉफिकल हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको ऐसे ही देखने में पता चल जाएगा कि इनका जो नेचर है वो फिलोसॉफिकल है। फिलोसॉफिकल होने का मतलब सीधा ये है कि वो कैसे होंगे, वो लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, आपको दिमाग की जो है वो कसरत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। इसका मतलब ये है कि जब आपको ज़रूरत होती है तभी आप कोई काम करते हैं, इससे पहले आप वो काम नहीं करते। इसी तरीके से छाता अगर खराब पड़ा है तो छाता आप सही तभी करेंगे जब आपको छाते की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जब होगा क्या, जब बारिश का मौसम आएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई एसी का जो एग्जॉस्ट था वो खराब हो गया था, लेकिन उसको मैं सही तभी कराऊंगा जब गर्मी आएगी। ठंड में तो एसी का कोई काम ही नहीं है, तो हम ठंड में तो एसी की हम सर्विस भी नहीं कराते, है ना, गर्मी में ही कराते हैं। तो ये स्कूल, ये कौन से स्कूल को रेफर करता है, ये करता है प्रैग्मैटिज्म को, ठीक है, प्रैग्मैटिज्म को करता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रयोजनवाद। प्रयोजन का मतलब होता है स्वार्थ या फिर कोई कारण। कहते हैं ना कि घर में अगर कोई मेहमान आते हैं तो कहते हैं प्रयोजन स्पष्ट कीजिए, यानी कि आने का कारण स्पष्ट कीजिए, यानी कि वजह बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक हमारे पास कोई कारण नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं करते, यानी कि हम कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करते। जब कोई मतलब होगा तभी हम काम करते हैं, यानी कि छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। धूप से बचने के लिए हम छप्पर की मरम्मत करते हैं, और अगर धूप नहीं होगी, छाया होगी, बढ़िया सा मौसम होगा, तो हम छप्पर की मरम्मत नहीं करते हैं। तो इसको हम कैसे रेफर कर सकते हैं, इसको हम प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मैटिज्म से रेफर करते हैं। और इसका आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हम प्रैग्मैटिज्म को क्या करेंगे, समझेंगे कि प्रयोजनवाद होता क्या है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 6। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। एक नदी में एक बार आप उतर गए तो उसी नदी में आप दोबारा कैसे उतरोगे, ठीक है। यानी कि एक काम आप एक ही बार कर सकते हो। तो ये भी कैसा है, ये भी
फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, यानी कि इसमें भी एक लॉजिक की बात कही गई है कि मान लीजिए आप नदी के किनारे पे खड़े हैं और आप नदी के किनारे से आपने नदी में क्या कर दिया है, छलांग लगा दी है, या फिर आप नदी में उतर गए हैं और नदी में आपने नहाना या फिर तैरना स्टार्ट कर दिया है। एक बार आपने काम कर दिया है, अब आप नदी के अंदर हो। जब आप नदी के अंदर हो तो दोबारा आप उसमें नहीं उतर सकते क्योंकि ऑलरेडी आप नदी के अंदर हो। ये क्या था, ये एक लॉजिक था, और जहां पे लॉजिक की बात होती है विच मीन्स दैट इज फिलोसॉफी, बिकॉज लॉजिक इज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी ओनली। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर भी आप कैसे दे सकते हैं, फिलोसॉफी को पढ़ के, लॉजिक को पढ़ के ज़्यादा अच्छे से विद रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ऐसे राइटिंग में फिलोसॉफी आपकी कितना हेल्प करती है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। एक तो ऐसे राइटिंग होता है, दूसरा होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, और दोनों ही सब्जेक्ट अगर आपके ऐसे हो जाएं जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, फिर तो आपको ये समझ लीजिए आपके बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे और आपको इंटरव्यू के लिए बहुत कम मार्क्स चाहिए होंगे आपका बढ़िया सी रैंक लाने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अ स्माइल इज द चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज, यानी कि हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। यहाँ पे किसको एम्फेसाइज किया गया है, मुस्कुराहट को। ठीक है, यानी कि स्माइल को, स्माइल का मतलब ये है कि आप खुश रहें, इस पे एम्फेसाइज किया गया है। किस पे एम्फेसाइज किया गया, कि आप खुश रहें। खुश रहने की बात कौन करता है, खुश रहने की बात करता है हमारा भारतीय दर्शन, जिसका नाम है, काफी फेमस है और काफी लोगों का चहेता भी रहता है। ठीक है, और उस दर्शन का नाम है चारवाक। ठीक है, चारवाक दर्शन कहता है कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम करता कृतम पीवेद भस्मीभूत से देह से पुनर्गमनम कुता, यानी कि जब तक जियो सुख से जियो, घी पियो भले ही ऋण लेके पियो। यानी कि ये किसकी बात करता है, किस पे एम्फेसाइज करता है, ये एम्फेसाइज करता है खुश रहने पे, कि यानी कि जब तक आप जीवित हो आप खुश रहो, क्योंकि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती। ये कहते हैं पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले है उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मतलब क्या है, पियो पियो तब तक पियो जब तक भूतल पर गिर ना जाओ, और अगर धरातल पर गिर गए तो उठो और फिर पियो, क्योंकि पुनर्जन्म जैसी चीज नहीं होती। इसलिए जिस काम में आपको आनंद आता है वो काम आप जरूर करें। अगर ये बात करते हैं स्माइल की, अगर ये कहते हैं सभी प्रकार की असमंजस के लिए मुस्कुराहट जो है वही क्या है, एक चुनिंदा साधन है। इसका मतलब ये कैसे हैं, ये एक ऐसा दर्शन है जो कि सुखवादी दर्शन है, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में हम कहते हैं हिडोनिस्टिक फिलॉसफी। ठीक है, तो उसके लिए आपको हिडोनिज्म पढ़ना पड़ेगा, जो कि होता है फिलॉसफी में। और फिलॉसफी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें आपका इंडियन फिलॉसफी वाला जो पार्ट है उसमें पहला ही आपका पॉइंट है, पहला ही आपका टॉपिक है, वो है चारवाक दर्शन। यानी कि पहला ही आपका जो टॉपिक है वो है इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, दैट इज चारवाक। ठीक है, तो उसको अगर आप समझ लेते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। एक बढ़िया सा ऐसे आप जो है आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे सेक्शन बी का। केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। Just because you have a choice, it does not mean that any of them has to be right. ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है चॉइस की। अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करते हैं तो देयर इज द स्कूल ऑफ फिलोसफी दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियलिज्म, यानी कि अस्तित्ववाद। जो अस्तित्ववाद स्कूल ऑफ फिलोसफी है ये क्या करता है, ये बात करता है चॉइस की, फ्रीडम की बात करता है। ये कहता है मैन इज अल्टीमेटली अ फ्रीडम, हैज फ्रीडम टू चूज, ही इज अ चूजिंग एजेंट। वो ये कहता है कि हम सभी प्रकार की चीज़ों को, सभी प्रकार की चीज़ें जितनी भी जो कुछ भी है दुनिया में, हमारे पास एक चॉइस होती है, हमारे पास एक फ्रीडम होती है कि हम उसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं जो कुछ भी हमारे लिए बेस्ट है, ऐसा ये कहता है। और ये कहता है केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा, विच मीन्स देयर मे बी सम अदर ऑप्शन एज वेल।
that are available apart from that are available to you, है ना। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि आपके पास जितने भी विकल्प आपको दिए गए हैं, जरूरी नहीं कि उनमें से कोई एक सही विकल्प होगा, उनके अलावा भी हो सकता है, तो वो भी आपको देखना है। और ऐसी इस प्रकार की जो फिलॉसफी है, इस प्रकार का जो दर्शन है, इसके जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर ये जो आपके क्वेश्चंस हैं चॉइस को लेके, विकल्प को लेके, इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर जो देता है वो देता है एग्जिस्टेंशलिज्म, अस्तित्ववाद। अगर आप इसको वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ते हैं, ये एक ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी है, ये एम्फसाइज करता है ह्यूमन को और ह्यूमन चॉइस को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। तो इसको अगर आप पढ़ते हैं तो एक बढ़िया सा ऐसे जो है वो आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो एक पार्ट था, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, और ये जो आपका 2021 का है, इसमें भी चारों आपके फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, और जो आपका जो 2022 का है, इसमें भी आपके जो चारों क्वेश्चंस हैं, ये कैसे हैं, ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं। तो इनमें आप जो है, अगर आपको फिलोसफी की नॉलेज है तो आप अच्छे से आंसर इनका दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऐसे राइटिंग की, जो कि आपके क्या थे, जो कि आपके ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। यानी कि ये इस बात की जो गारंटी है कि अगर आप फिलोसफी को चूज करते हैं तो फिलोसफी के अलावा आपका जो ऐसे राइटिंग वाला पेपर है वो भी बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि उसमें आप बढ़िया बढ़िया ऐसे लिख के आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं हेल्थ एंड सोशियो पॉलिटिकल टॉपिक्स, क्योंकि फिलोसफी में एक पार्ट होता है आपका पेपर 2 में, दैट इज सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। तो सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी में आपके पास कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि फ्रीडम, राइट्स, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल फ्रीडम, डेमोक्रेसी, हु इज अ विक्टिम, एसिमिलेशन, डिस्कोर्स, गवर्नेंस, डिस्क्रिमिनेशन, लॉ, राइट्स, जस्टिस, चाइल्ड, लिबर्टी, पीपल, विक्टिम, इंडिपेंडेंस, कल्चरल, ह्यूमैनिटी, इंक्लूजन। ये सारे टॉपिक्स को आप फिलोसफी में पढ़ते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स को आप फिलोसफी में पढ़ते हैं, और ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। आपका जो पॉलिटी का जो जीएस का पेपर होता है उसमें भी आप पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आपका जो पेपर 2 है वो काफ़ी जेनरिक पेपर होता है। अगर आप फिलोसफी के पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसमें आपका जो पॉलिटी वाला जो पार्ट है उसके काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी कवर हो जाते हैं। आपके जो सोशियोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, आपके जो पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं, वो काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो ये भी जो आपका ऑप्शनल है, इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है आपका दूसरे जीएस पेपर्स में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स राइटिंग स्किल्स एंड मेक्स एस्पिरेंट थॉटफुल, ठीक है। अब ये जो आपका फिलोसफी का सब्जेक्ट है, ये फिलोसफी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। अब क्योंकि एक लॉजिकल सब्जेक्ट है तो ये क्या करता है, ये आपको थॉटफुल बनाता है, आपको थॉट्स देता है, आपको थिंकिंग एबिलिटी आपकी इंप्रूव करता है। एक ही चीज़ के बारे में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हो, दूसरी चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हो, एक ही चीज़ के बारे में आप कितने डाइवर्स विचार रख सकते हो, एक चीज़ को आप कितने तरीके से सोच सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हमारा इंडियन फिलोसफी में एक स्कूल है दैट इज़ कॉल्ड जैनिज्म। तो जो जैनिज्म है उसमें एक सब स्कूल है दैट इज़ कॉल्ड स्यादवाद सप्तभंगिनय। तो वो ये कहते हैं कि हाथी को जब मैंने देखा तो वो मुझे रस्सी जैसा लगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखें बंद करके हाथी की पूंछ को पकड़ा था। लेकिन मेरे दोस्त को हाथी जो था वो कैसा लगा, पंखे जैसा लगा, क्योंकि उसने आंखें बंद करके हाथी के कान को पकड़ा था। तीसरे आदमी को हाथी जो था वो दीवार जैसा लगा, क्योंकि उसने उसकी बैली को पकड़ा था, यानी कि उसके पेट को पकड़ा था। किसी को हाथी खंबे जैसा लगा, क्योंकि उसने उसके पैर को पकड़ा था, ठीक है। किसी को हाथी भाले जैसा लगा, क्योंकि उसने उसकी किसको पकड़ा था, उसके जो उसके दांत हैं उनको पकड़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम उनमें से पूछते हैं कि हाथी एग्जैक्टली था कैसा, तो कोई भी इसका आंसर नहीं दे पाता है, कोई भी आंसर इसका नहीं दे पाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो नॉलेज है वो कैसी है, वो सापेक्ष, यानी कि वो रिलेटिव, वो एब्सोल्यूट नहीं है,
ठीक है। तो जब हमारे पास क्वेश्चन आता है यूपीएससी का किसी भी क्वेश्चन पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट में जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास एब्सोल्यूट हो ऐसा जरूरी नहीं है। एब्सोल्यूट तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। हमें हर व्यक्ति, जितने भी एस्पिरेंट्स आज एग्जाम में बैठने वाले हैं, वो सभी का एग्जाम का जो आंसर है उस सेम क्वेश्चन का सबके आंसर अलग अलग होने वाले हैं। एग्जैक्ट किसी का भी मैच नहीं करेगा और कोई भी उसके लिए आइडियल क्वेश्चन एग्जिस्ट, आइडियल जो आंसर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, विच मीन्स देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर। ठीक है। फिर भी हमारे क्वेश्चंस में से, उनमें से बेटर क्वेश्चन के आंसर को, हमारे आंसर्स में से बेटर आंसर को क्या मिलने वाले, अच्छे स्कोर मिलने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि हमें यह समझना है कि हाथी कितने तरीके से देखा जा सकता है। हाथी की पूंछ को भी पकड़ के हाथी को समझा जा सकता है, उसके बेली को भी पकड़ के हाथी को समझा जा सकता है, उसके कान को भी पकड़ के समझा जा सकता है। यानी कि हम हाथी के सारे पार्ट्स को टच करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाथी कैसा है। विच मीन्स जब हम पढ़ते हैं फिलॉसफी तो हमें डाइवर्स थिंकिंग मिलती है। हम किसी एक दिशा में नहीं सोचते, हम जो है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो डाइवर्स होता है और हम एक ही चीज को अलग अलग तरीके से समझते हैं। किसी के लिए डेमोक्रेसी अच्छी है तो किसी के लिए एरिस्टोक्रेसी अच्छी है। ठीक है। कोई लिबर्टी में विश्वास करता है तो कोई फ्रीडम में विश्वास करता है, जबकि फ्रीडम के अपने बेनिफिट्स हैं, लिबर्टी के अपने बेनिफिट्स हैं। सभी को हम कैसे समझेंगे, इसको हम समझेंगे तब जब हम पढ़ते हैं किसको, जब हम पढ़ते हैं फिलॉसफी को। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फिलॉसफी है काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। और फिलॉसफी जो है ये सिर्फ यूपीएससी के लिए ही नहीं, अगर हम बात करते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो जो अरिस्टोटल है वो ये कहता है फिलॉसफी इज नॉट सब्जेक्ट ओनली बट इट इज लाइफ, द वे ऑफ लाइफ। ये आपको जीवन जीना सिखाता है, ये आपको जीवन जीना सिखाता है कि जीवन को कैसे जीना है। क्योंकि ये जो फिलॉसफी है ये आपके लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर देता है। क्योंकि जब आप एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पेपर को पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक पार्ट होता है उसमें केस स्टडी का। केस स्टडी में आपको कई सारी केसेस दिए जाते हैं, प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। तो उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है। तो अगर आप फिलॉसफी ऑप्शन लेते हैं उन प्रॉब्लम्स को आप बेटर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम को किस तरीके से देखा जाए उसके कई सारे नज़रिए आपको फिलॉसफी जो है वो देता है। क्योंकि ऑलरेडी आपको क्या बनाता है, ये आपको थॉटफुल बनाता है। इससे आपके क्या होते हैं, आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं और आपको ये थॉटफुल भी बनाता है। ठीक है। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव आपके तब होंगे जब आपके पास बहुत सारे थॉट्स होंगे, जब आप फिलॉसफी पढ़ेंगे, जब आप दर्शन शास्त्र को पढ़ेंगे तो आप एक चीज को कई तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो दर्शन है वो एक यूपीएससी में ही नहीं बल्कि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपको जो लाइफ के जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, भ्रम क्या है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो दर्शन देता है। तो इसलिए बड़ा सुंदर सब्जेक्ट है। अगर आप इसको लेते हैं, आपके काफ़ी सारे जो जीएस के पेपर्स हैं उनमें भी आपकी हेल्प करता है, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देख लिया। और जो टॉपर्स रहे हैं वो भी इसमें से रहे हैं, जिन्होंने फिलॉसफी को चूज़ किया था। आपके ऐसे राइटिंग में आपकी काफ़ी हेल्प करता है, एथिक्स के पेपर में आपकी काफ़ी हेल्प करता है, सोशल एंड पॉलिटिकल के जो आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं उनमें हेल्प करता है। स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसमें कोई करंट का पोर्शन नहीं होता, किसी भी प्रकार के फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल शुरुआत से जो है वो फिलॉसफी को समझ सकते हैं। तो I hope these points were very helpful for you. If you like this video, please like and अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आपको लगा कि कोई और एस्पिरेंट्स हैं जिनको कोई भी कंफ्यूजन है ऑप्शनल को चूज़ करने के लिए, तो उनके साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने स्टडी IQ के IS वाले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। Thank you. Have a good day. Good luck. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।